हेलो एवरीवन। तो अब हमारा शुरू होने वाला है आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 2, जिसका टॉपिक रहेगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस सॉल्ट एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। क्योंकि एसिड बेस के बारे में हमने बात करनी शुरू कर दी थी लेक्चर 1 में। जिसने भी लेक्चर 1 नहीं देखा हो प्लीज लेक्चर 1 चेक करके आओ, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका सेकंड लेक्चर है आज। और इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैं लेक्चर 1 में बता चुकी हूँ। किसी का मिसिंग हो गया हो तो प्लीज चेक कर लेना उसे। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर डेली इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। लाइव टेस्ट और क्विजेस वहाँ पर दिए जा रहे हैं आपके चीज़ों को रिवाइज करवाने के लिए। एक क्रिएटिव कॉर्नर अलग से मेंटेन किया गया है एंड जितने भी कोर्सेज हैं आपके उनको स्पेशल डिज़ाइन किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग। वहाँ पर जो है वो आपका कोर्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको उसे। और इसके लिए ग्रुप बनाए गए हैं अलग अलग क्लास 6 से 12 तक आपके, तो उसमें आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आया है 6 से 12 क्लास के लिए। अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है ये। अभी तक पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता था मेंटर से या टीचर से, और बच्चा क्या पढ़ रहा है प्लस में, क्या इसके कितना उसने इम्प्रूवमेंट किया है, ये सब कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे अमेजिंग जो है फीचर्स लेके आए हैं अनअकैडमी। पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी बच्चों को, पेरेंट्स जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट किए जाएंगे इसमें। लाइव आपका डाउट सेशन रहेगा, जो भी आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बताओगे एंड देन उनके लाइव सेशंस जो है वो अरेंज किए जाएंगे। स्टडी प्लानर आपको मंथली मिलता रहेगा एंड देन उस स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग ही आपकी जो वीकली रिपोर्ट होगी वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस की जाएगी। लगातार टेस्ट और क्विजेस वगैरह होंगे इस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एंड देन उसके बेस पर जो भी कमी है उसको इम्प्रूवमेंट उसके लिए किया जाएगा। एंड पेरेंट्स को भी लाइमलाइट में रखा जाएगा, कनेक्शन रखा जाएगा कि उन्हें भी पता रहेगा कि उनका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। अब तो बाकी सारे फीचर्स तो जो हैं इसके प्लस के रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये एड ऑन पेरेंट्स का जो कनेक्शन की प्रॉब्लम वाला था वो पार्ट जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया गया है। इसमें ये प्राइजेस हैं 6, 7, 8 क्लासेस के लिए अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से। जो आपके सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं आइकॉनिक के वो ये दिए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है कि आपको 3 इयर्स का बहुत बेनिफिट करेगा, 7 इयर्स का बेनिफिट करेगा, तो आप वो ले सकते हो। और ये बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप DSL क्लासेस का यदि रेफरल कोड इसमें ऐड ऑन कर देते हो, डालते हो सब्सक्रिप्शन लेते हुए, देन आपको 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये 9, 10, 11, 12 के हैं चार्जेस ड्यूरेशन वाइज, और पीछे मैंने आपको 6, 7, 8 के दिखाए थे। एंड रेफरल कोड डालना मत भूलना, DSL क्लासेस 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए तो अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। लास्ट लेक्चर में मैंने बात खत्म की थी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में कि एसिड बेस एंड सॉल्ट को समझाने के लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं। स्पेशली एसिड एंड बेस के लिए 3 कॉन्सेप्ट से हम उन्हें क्लियर करते हैं। पहला आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है जो सबसे पुराना और सबसे अच्छा है, समझ लो कि बहुत ही मतलब अभी तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसे मतलब कहीं अप्लाई नहीं करते। 10th तक आपने इसी को ज़्यादा अप्लाई किया है और इवन 11, 12 में भी कहीं कहीं इसी कॉन्सेप्ट से ही हम समझ पाते हैं चीज़ें। तो एक एसिड वो है जो कि एच आयन दे सकता है एक्वा सॉल्यूशन में, उन्होंने कहा।
और एक बेस वो है कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन देने की उसमें पावर है, चाहे एक OH आयन दे या दो या मल्टीपल तीन, वो जो OH आयन देगा वो बेस, जो H आयन देगा वो एसिड। तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। इस पर बेटा थोड़ा और फोकस रखना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी और डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं इसके क्वेश्चन में। यहाँ से ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भाई जो एसिड है वो H आयन डोनर ही है। उन्होंने डेफिनेशन एसिड की चेंज नहीं की, उन्होंने कहा एसिड वही है जो कि आर्हेनियस ने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन में H आयन देने वाले को ही हम एसिड कहेंगे। बट उन्होंने कहा कि भैया बेस वो है जो उस H आयन को एक्सेप्ट कर रहा हो। जो H आयन लेने वाला है पार्ट वो क्या है, एक्सेप्टर पार्ट क्या है, दैट इज द बेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ इक्वेशन। HCl जो है वो जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है, HCl एक ड्राई गैस है, उसे जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपना स्ट्रॉन्ग आयनिक करेक्टर शो करने लगता है कंपाउंड, और यहाँ से H आयन निकलकर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है, और HCl में से H निकलने के बाद यहाँ पर बच गया Cl नेगेटिव। तो जो HCl है, बिकॉज इट इज गिविंग द H आयन इन द सॉल्यूशन, सो इट इज एन एसिड। एंड वाटर यहाँ पर जिसके अंदर उसे डिजोल्व किया है उसने H आयन को पकड़ लिया, खींच लिया अपनी तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से H आयन को अट्रैक्ट करके हाइड्रोनियम में चेंज हो गया। तो ये जो वाटर है हियर इट इज वर्किंग एज अ बेस, क्योंकि ये H आयन को गेन कर रहा है और हाइड्रोनियम में चेंज हो गया। अब उन्होंने एक और अच्छी सी बात बताई कि भाई जो यहाँ पर लेफ्ट साइड रिएक्टेंट की फॉर्म में HCl जो है वो एसिड की तरह वर्क कर रहा था, उसमें से H आयन निकलने के बाद जो पार्ट रह जाता है, जैसे यहाँ Cl नेगेटिव रह गया, तो वो उसका कंजुगेट बेस बन जाएगा, दैट विल बिहेव लाइक द बेस, एंड उसे हम क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस कहेंगे। और ये जो सॉल्यूशन में एसिड है वो एसिड बेस की फॉर्म, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो पहले एसिड था वो क्या बन गया, कंजुगेट बेस बन गया, और जो बेस की तरह वर्क कर रहा था रिएक्टेंट में वाटर जैसे यहाँ पर, वो लेफ्ट साइड राइट साइड जाकर हाइड्रोनियम आयन बनने के बाद अब इसमें पावर आ गई प्रोटॉन डोनेट करने की। नाउ इट विल वर्क इन एज एसिड, एंड इसे हम क्या कहेंगे, कंजुगेट एसिड कहेंगे। तो भाई जो लेफ्ट साइड एसिड है वो राइट साइड कंजुगेट बेस हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड बेस है वो राइट साइड जाके कंजुगेट एसिड में चेंज हो जाएगा। एंड पावर में भी चेंजेस आते हैं, जितना पहले वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतना ही उसका जो कंजुगेट बेस होता है वो उतना ही वीक होता है, रिवर्स हो जाती है, पावर भी चेंज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग से वीक में चेंज हो जाती है, या वीक होगा यदि पहले तो वो स्ट्रॉन्ग में चेंज हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो अमोनिया जो है वो एक बेस है, वाटर में से अब उसे हमने अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर कहीं पर बेस की तरह वर्क करता है और कहीं एसिड की तरह वर्क करने लगता है। यहाँ पर क्योंकि उसमें हमने एक बेस डिसॉल्व किया है, तो वाटर में से H आयन जो है वो अमोनिया की तरफ अट्रैक्ट होकर नाइट्रोजन में, क्योंकि लोन पेयर होते हैं, उसके साथ अटैच होकर ये बन जाते हैं अमोनियम आयन, और वाटर चेंज हो जाता है OH आयंस में। दैट मीन्स अमोनिया ने क्योंकि H आयन गेन किया है, लिया है, तो ये है इट इज वर्किंग एज अ बेस। एंड राइट साइड जाकर जो अमोनियम आयन इसका बना वो क्या बन जाएगा बेटा, इसका वो बन जाएगा कंजुगेट एसिड, इसका पेयर। और वाटर यहाँ लेफ्ट साइड पर क्योंकि एक एसिड की तरह वर्क कर रहा है, प्रोटॉन डोनेटर है, राइट साइड ये OH आयन में चेंज होने के बाद अब प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह हो जाएगा, एंड इट विल वर्क एज अ कंजुगेट बेस। तो इस टाइप से ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कंजुगेट बेस का कंजुगेट एसिड पेयर बनेगा और एसिड का कंजुगेट बेस पेयर बन गया यहाँ पर। तो आपको यहाँ समझ आ रहा है कि जो एसिड है वो बेस कंजुगेट बेस में चेंज हुआ, और जो बेस था वो कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना पहले स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उस बाद में वो वीक बेस की तरह या वीक एसिड की तरह वर्क करेगा।
ठीक है, तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था एसिड एंड बेस के लिए। एच आयन देने वाले को एसिड और एच आयन लेने वाले को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेस। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट इसका। फाइंड द कंजुगेट एसिड बेस फॉर द फॉलोइंग। ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर स्पेशीज लिखी हैं, इनका जो भी पॉसिबल है कंजुगेट एसिड या बेस वो बनाइए। मैंने कुछ का कंजुगेट एसिड बना दिया, कुछ का बेस, आप वैसे दोनों बना सकते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया HClO4। HClO4 एक एसिड है, इसमें से जब H आयन यदि हम निकाल दें प्रोटॉन, तो H आयन निकलने के बाद ClO4 माइनस बचेगा, तो दैट मीन्स इट इज एन एसिड एंड ये इसका क्या बन गया, कंजुगेट बेस बन गया। तो HClO4 का कंजुगेट बेस क्या है, ClO4 माइनस। सेकेंड स्पेशीज है हमारे पास OH नेगेटिव। OH नेगेटिव में H और देने की पावर नहीं है, H आयन और नहीं निकल सकता इसमें से, ये H आयन एक्सेप्टर है, तो ये H आयन लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में H2O में, तो मीन्स ये H आयन गेन कर रहा है। गेन करने वाले को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बेस। तो ये बेस की तरह वर्क कर रहा है एंड ये इसका क्या बन गया, कंजुगेट एसिड बन गया राइट साइड। सिमिलरली यू कैन डू Cn नेगेटिव में H आयन ऐड करने के बाद हमारे पास उसका कंजुगेट एसिड आ जाएगा HCN, और सल्फाइड आयन में S-2 में एक H आयन ऐड करने के बाद हमारे पास HS- का कंजुगेट एसिड आ जाएगा। हमेशा एक ही H आयन अटैच करके या फिर लूज करके आप उसका कंजुगेट एसिड या बेस पेयर बनाओगे। तो देखा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर का। आई थिंक आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि हमें इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट हुए GN लुईस, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर एसिड और बेस को क्लियर किया, समझाया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, जैसे कोई एक लोन पेयर ले लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है उस पेयर को लेने के बाद, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहेंगे। तो जो लोन पेयर एक्सेप्टर्स हैं दे विल वर्क एज लुईस एसिड, एंड उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उसको उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसे हम कहेंगे लुईस बेस। तो यहाँ जो लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला। देने वाले को हम बेस कहेंगे, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है देने की एबिलिटी है, और जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन पेयर की और वो लेना चाहता है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दैट विल शो द नेचर ऑफ लुईस एसिड। जैसे आप जानते हो BF3 बोरोन के 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बोरोन में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इसका ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं है। तो बिकॉज इट वांट्स टू गेन वन मोर लोन पेयर, एक और इसे यदि इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए तो ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये BF3 जो है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी और ये ले सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, so it will work as Lewis acid. Similarly, aluminium chloride, hydrogen ion and methylenium ion, जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमियां हैं, वो स्पेशीज जो है वो किस टाइप से वर्क करेंगी, they will behave like the Lewis acid. On the other hand, जैसे कि अमोनिया के पास we know nitrogen is rich in the electron pair, मतलब बॉन्डिंग के बाद उसके पास एक लोन पेयर रह जाता है, नॉन बॉन्डिंग पेयर। ऑल द अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस, they all are having the nitrogen as in which the nitrogen is having the one lone pair.
सिमिलरली वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स रहते हैं एक्स्ट्रा देने के लिए। तो यहाँ ये सारी स्पीशीज जो हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनके पास अपना ऑक्टेट पूरा होने के बाद, शेयरिंग वगैरह से पूरा होने के बाद भी इनके पास लोन पेयर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो वो दे सकते हैं किसी को लोन पेयर ये। सो दे ऑल बिहेव लाइक द लुईस बेस, राइट। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको पहचानना है तो आप पहले ये देखोगे कि जो एलिमेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या वो इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर बच रहा है, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर। तो जो दे सकता है अपना लोन पेयर वो हो जाएगा डोनर, और जो ले सकता है वो हो जाएगा एक्सेप्टर। और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया जो एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड और जो देते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ जैसे देखो अमोनिया और BF3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, इसी वजह से, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है शेयरिंग के लिए बोरोन को, एंड बोरोन एक्सेप्ट्स दैट लोन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन, एंड दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो अमोनिया जो है लुईस बेस की तरह काम करता है यहाँ, और BF3 लुईस एसिड की तरह। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया कि लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसका भी करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड एंड बेस? वेरी सिंपल कि वाटर, BF3 ये आपको स्पीशीज दिए हैं, आप इनमें से क्या बताना है आपको, लुईस एसिड और लुईस बेस छांट के अलग करना है। तो कर लेंगे, बहुत इजी है। लुईस एसिड BF3 और H आयन हो जाएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, और अमोनिया और वाटर में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लोन पेयर है देने शेयरिंग के लिए, वो बन जाएगा लुईस बेस। वेरी इजी, ठीक है। तो बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ओके, तो नाउ मूविंग टू द आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। एक वीक एसिड और एक वीक जो बेस होगा, सिमिलर है दोनों का फंक्शन, तो मैं यदि एक की बात करूंगी तो दूसरे का पैरेलल वैसे ही चलेगा। तो वीक एसिड या वीक बेस जो होते हैं वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में स्लोली आयनाइज होते हैं, बहुत धीरे धीरे आयनाइज होंगे। एक वीक का मतलब ही क्या है, जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा और बहुत स्लो रिएक्शन हो रही है उसकी आयनाइजेशन की, और कुछ देर बाद उनमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है लाइक दिस। जैसे कि एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनेगा, लेकिन पूरा नहीं बनेगा, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा। तो कुछ टाइम के बाद वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये, इसके लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड की जो हमने दी थी वो है C। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो आयंस क्योंकि अभी ब्रेक नहीं हुए हैं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी इनकी दोनों की 0। इक्विलिब्रियम आने के बाद जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो हमने सपोज कर लिया कि जो एसीटेट आयंस और हाइड्रोनियम आयंस यहाँ पर डिसोसिएशन के बाद बने हैं, या यू कैन से कि एसिडिक एसिड जो डिसोसिएट हुआ है वो कितना डिसोसिएट हुआ है, वो हमने मान लिया अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना टाइम्स उसका डिसोसिएशन आयंस का हुआ है, तो वो हमने अल्फा कंसीडर किया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी C अल्फा, और हाइड्रोमिनियम आयन भी क्योंकि इक्वल नंबर में है बन रहा है तो वो भी होगा C अल्फा। और हमारे पास एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो बच जाएगी वो होगी C माइनस C अल्फा, क्योंकि C अल्फा तो वो डिसोसिएट हो चुका और C था इनिशियल, तो C में से यदि हम C अल्फा माइनस कर देंगे तो बचे हुए आयंस की कंसंट्रेशन जो सॉल्ट है, एसिड है, उसकी बची हुई क्वांटिटी हमें मिल जाएगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये कैसे आया, C अल्फा एंड C अल्फा हो गई कंसंट्रेशन एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन की, और एसिटिक एसिड की बच गई C माइनस C अल्फा। अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, जिसे हमने यहाँ पर Ka लिखा है। A जो है वो एसिड के लिए इनिशियलाइज किया है,
डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड्स। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, वैल्यू प्लेस कर दी एंड उसे सिंप्लीफाई कर दिया, तो दैट विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ सब चीजें क्लियर हैं आपको। के ए जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है मोलारिटी टर्म में, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब कई बार क्या होता है न्यूमेरिकली ये आता है कि आपको के ए दिया हो और आपको अल्फा निकालना हो, तो हम इसे और एक स्टेप आगे ले जाएंगे अल्फा निकालने के लिए। डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी आती है, होती है छोटी काफ़ी, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब करेंगे जब हमें के की वैल्यू निकालनी हो। तो 1 माइनस अल्फा जो है 1 हो जाएगा, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई स्क्वायर रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन। तो यदि हमसे पूछा जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड अल्फा दिया हो तो हम यहाँ से निकालेंगे, और यदि अल्फा निकालना हो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हो तो हमें यहाँ पर नेग्लेक्ट करके ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, एंड यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। राइट बच्चों, तो यहाँ ये हमने एसिड के लिए निकाला, वीक एसिड्स के लिए। हमेशा याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा नहीं होता है, वो क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। वीक एसिड और वीक बेस में ही डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा के रिलेशन में निकाला जाता है। ऐसे ही यदि मैं किसी वीक बेस की बात कर रही हूँ जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन ऑन द सिमिलर ग्राउंड, के ए की जगह हम के बी निकालेंगे और बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी, बस के ए को आपको रिप्लेस करना है के बी टर्म से। तो फॉर वीक बेसिस के बी की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा और अल्फा की वैल्यू के बी अपॉन सी और उसका अंडर रूट हो जाएगी। तो ये वीक बेसिस के लिए भी आप सेम मेथड से आप इसका डेरिवेशन, सेम मेथड से आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो दोनों आपको मैंने अल्फा की वैल्यूज बता दी कि अल्फा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद आपको दिशा मैम जो है यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराएंगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एंड अल्फा के ए के न्यूमेरिकल्स एंड कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स, इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर आता है यहाँ से। तो इस अगला जो स्केड्यूल रहेगा वो हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का रहेगा, एंड देन उसके बाद हम आगे का थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया है हाइड्रोलिसिस एंड पीएच वैल्यूज, उसे कंप्लीट करेंगे। तो टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं पीएच वैल्यू के बारे में और जानते हैं पीएच क्या होती है एंड उसके अमेजिंग रिजल्ट्स वगैरह चेक करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।